Good morning everyone. Today we will discuss about find out the internal resistance of a cell by the help of potentiometer. विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1 विद्युत परिपथ, नंबर 2 क्रियाविधि, नंबर 3 सूत्र की स्थापना, नंबर 4 परीक्षण सारणी एंड नंबर 5 सावधानियां। ठीक है, तो देखते हैं विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। क्लियर? यस। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं हम, विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ पुराना ही होगा आपका, जैसा पहले आप लोगों ने बनाया भी है। ये विभव मापी का तार होगा ए बी, जिसके दोनों सिरों के मध्य एक संचायक सेल लगाएंगे, एक कुंजी लगाएंगे और एक धारा नियंत्रक लगा देंगे। आर एच कुंजी के प्लस माइनस संचायक सेल। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्राथमिक परिपथ क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक। आफ्टर देन वह सेल जिसके आंतरिक प्रतिरोध की क्या करनी है, गणना करनी है, उसके धनात्मक सिरे को क्या कर देते हैं, बिंदु ए से जोड़ देते हैं और ऋणात्मक सिरे को धारा मापी जी के प्रथम सिरे से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और दूसरा सिरा जो है वो जॉकी जे से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रयोग हमको फिर से 2 बार करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार और जॉकी का उपयोग करने वाला हूँ। पहली बार में J1 नाम आएगा, दूसरी बार में J2 पॉइंट का नाम आएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। और इतना तो आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। एक और काम यहाँ पर करना है कि ये जो सेल है जिसको हम प्रायोगिक सेल कह रहे हैं, जिसका क्या करना है हमको आंतरिक प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके समांतर क्रम में क्या कर देते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं RB। ये इस तरह से जोड़ दिया जाता है और इस तरह से क्या करते हैं हम द्वितीयक परिपथ क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इस RB से कोई प्रतिरोध क्या करेंगे, हम R क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे या लेंगे, कुंजी निकालेंगे यहाँ से। तो ये हो गया आपका कौन सा परिपथ, विद्युत परिपथ, है ना। विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने हेतु विद्युत परिपथ प्रदर्शित है ना। इसमें लिखने का जो तरीका होता है आपको मालूम है, आप इतने दिन से कर रहे हैं तो आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। जहाँ ए बी जो है, क्या है ए बी, विभव मापी का तार है ना। सी क्या है तो आपको मालूम है, संचायक सेल है। के क्या है, कुंजी है। आर एच क्या है, धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक आर एच। फिर बता दीजिए आप, ई क्या है तो प्रायोगिक सेल है, प्रायोगिक सेल, माइक बंद करिए, प्रायोगिक सेल है। जी क्या है, धारा मापी है। और जे क्या है, जॉकी है। एंड आरबी क्या है तो यह है प्रतिरोध बॉक्स। क्लियर दैट? ओके, कोई समस्या यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमको इसी तरह से इसकी व्याख्या करनी होती है पहले पार्ट की। संरचना विद्युत परिपथ का हमको बोलकर बताना नहीं है, हमको जहाँ करके हमने क्या कर दिया, जो जो चीज़ जुड़ी थी वहाँ हमने क्या कर दिया, बता दिया। ठीक, कौन सा सिंबल क्या है हमने यहाँ पर बता दिया है।
फिर भी अगर हमको इसको बोलना चाहते हैं तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि विभवमापी की सहायता से किसी सेल के विभवमापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने हेतु विद्युत परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें ए बी विभवमापी का तार है, जिसके दोनों सिरे ए और बी के मध्य एक संचायक सेल सी, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर एच श्रेणी क्रम में संयोजित कर मुख्य परिपथ तैयार करते हैं। वह सेल जिसके आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है कि धनात्मक सिरे को बिंदु ए से तथा ऋणात्मक सिरे को धारामापी जी के प्रथम सिरे से संयोजित कर दिया जाता है। धारामापी जी का दूसरा सिरा जॉकी जे से जुड़ा हुआ होता है। जॉकी जे को तार के अलग अलग बिंदुओं से स्पर्श कराया जा सकता है। प्रायोगिक सेल ई के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स कैपिटल आर बी संयोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार द्वितीयक परिपथ तैयार करते हैं। क्लियर दैट? यस और नो? एनी डाउट? यस। आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद दूसरा पॉइंट जो आपके पास में आता है वो है आपका क्रिया विधि, वर्किंग, सेकंड नंबर पर। क्रिया विधि, वर्किंग। क्रिया विधि क्या है? तो पहले रफ आइडिया हम ले लेते हैं, उसके बाद में हम बोलकर बताएंगे। पहले आप रफली समझ लीजिए कि आखिर करना हमको क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, कुंजी के प्लग को लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रफ आइडिया आप पहले ले लीजिए, रफली समझ लीजिए कि आखिर करना कैसा है प्रयोग को, फिर हम उसको शब्दों में क्या करेंगे, पिरोएंगे। ठीक। सबसे पहले कुंजी के क्या करते हैं, प्लग को लगाते हैं। और ये जो प्रतिरोध बॉक्स है ना, देखो यहाँ पर जो प्रयोग हम कर रहे हैं ये आपका प्रैक्टिकल भी है। दो सेलों की विद्युतवाहक बलों की गणना करना, ये भी आपका प्रयोग है जो आपको करना पड़ेगा, है ना, करंट ईयर में। और ये वाला भी विभवमापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, ये भी क्या है आपका प्रैक्टिकल में समाहित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप थ्योरी के रूप में तो आप अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको अगर ये ऐसा करते हैं तो आप प्रयोग करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कुंजी के प्लग को क्या करेंगे, लगाएंगे। और ये जो प्रतिरोध बॉक्स है इसकी वर्किंग दो भागों में बटी हुई है। पहला भाग है अनंत प्रतिरोध पर, ठीक है, और दूसरा भाग है ज्ञात प्रतिरोध पर। तो अनंत प्रतिरोध पर क्या करते हैं, हम सेल का विद्युतवाहक बल निकालते हैं, ई निकालते हैं। और ज्ञात प्रतिरोध पर टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं या वी निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, कुंजी के प्लग को लगाते हैं और ये जो प्रतिरोध बॉक्स है इस प्रतिरोध बॉक्स से अनंत प्रतिरोध की कुंजी निकालते हैं। यहाँ जो प्रतिरोध बॉक्स लिया जाएगा वो अनंत प्रतिरोध वाला लिया जाएगा। प्रतिरोध बॉक्स भी दो प्रकार के आते हैं, है ना। एक प्रतिरोध बॉक्स जो होगा जिसमें केवल 2000 या 5000 ओम तक की कुंजियाँ रहेंगी, और एक प्रतिरोध बॉक्स जो होगा उसमें एक कुंजी अनंत वाली भी रहती है। तो यहाँ पर हम अनंत प्रतिरोध वाली कुंजी वाले प्रतिरोध बॉक्स के करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अनंत प्रतिरोध की कुंजी यहाँ से निकालते हैं। किससे? प्रतिरोध बॉक्स में से कुंजी कौन सी निकालते हैं, अनंत प्रतिरोध वाली। अच्छा, जब यहाँ से अनंत प्रतिरोध वाली कुंजी निकालेंगे तो इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए। अनंत प्रतिरोध की कुंजी निकालेंगे तो प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा। मैंने आपको बोला था प्रतिरोध बॉक्स से जो भी कुंजी निकालते हैं, जितने भी ओम की कुंजी निकालते हैं, उस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध का मान उतना ही हो जाता है। तो यहाँ से जब अनंत प्रतिरोध की कुंजी आप लोग निकाल रहे हो तो इस प्रतिरोध बॉक्स का मान कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए कितना हो जाएगा, बोलो
नहीं? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपने अनंत प्रतिरोध की कुंजी निकाली है तो प्रतिरोध बॉक्स का मान कितना होगा? हाँ, अच्छा 5 ओम की कुंजी निकालते हो? हाँ बिल्कुल पूजा, अनंत हो जाएगा बिल्कुल भाई। 5 ओम की कुंजी निकालते हो तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाता है? 5 ओम हो जाता है। तो अनंत प्रतिरोध की कुंजी निकाल रहे हो तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, जब अनंत प्रतिरोध हो जाएगा तो बताइए इस सेल के द्वारा इस प्रतिरोध में से धारा बहेगी क्या? बोलिए, बोलो, इस सेल के द्वारा इस प्रतिरोध में से धारा बहेगी जिसका मान अनंत है? बहेगी क्या धारा? बताइए। अरे सुन पा रहे हैं नहीं मुझे? नहीं बहेगी, है ना? सर हमारी आवाज नहीं जा रही है। ओके। तो अनंत प्रतिरोध है, सीधी सी बात है, प्रतिरोध का काम ही है धारा को क्या करना? रोकना। कम प्रतिरोध है तो क्या करेगा? धारा को ज्यादा रोकेगा नहीं, लेकिन अगर ज्यादा प्रतिरोध है क्या करेगा? धारा को रोक देगा। अब अनंत प्रतिरोध है तो धारा को तो जाने नहीं देगा ना। भाई रोड पर ब्रेकर है, आप पार कर सकते हो, लेकिन रोड पर पहाड़ लाके खड़ा कर दिए तो क्या करोगे? आप पहाड़ से मोटरसाइकिल पहाड़ पे चढ़ा दोगे क्या है और उस तरफ चले जाओगे? ऐसा संभव नहीं है। तो ये पहाड़ ही मान के चलो, अनंत प्रतिरोध है मतलब इसमें से धारा बहेगी नहीं। क्लियर दैट? चलो, इसमें से धारा नहीं बह रही है तो फिर धारा किसमें से बहेगी? धारा मापी में से बहेगी। अनंत प्रतिरोध की कुंजी आपने निकाल लिया, इसमें से धारा बहने की कोई चांस नहीं है। अब क्या करेंगे? अब जौ की जे को उठाएंगे, प्रतिरोध की कुंजी, अनंत प्रतिरोध की कुंजी निकालने के बाद जौ की जे को उठाइए और तार के बिंदु ए और बिंदु बी पर क्या करिए? क्रमशः स्पर्श कराकर परिपथ की सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे। परिपथ सही होने पर विक्षेप परस्पर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? विपरीत दिशा में आएंगे। क्लियर दैट? और जब विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में आ गए तो हम बोलेंगे हमारा परिपथ कैसा है? सही है। और जब हमारा परिपथ सही है तो फिर से आपको मालूम क्या करते हैं इसके बाद? अब जौ की जे को क्या करेंगे? तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराएंगे और एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जिसके लिए धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यह स्थिति संतुलन की स्थिति, वही पुरानी थ्योरी, यह स्थिति संतुलन की स्थिति और बिंदु संतुलन बिंदु कहलाएगा। उसको क्या नाम देंगे? हम J1 नाम देंगे। और चूंकि अब न इधर धारा, इस सेल के कारण न इस बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, न ही धारा मापी में धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब सेल कैसा हो गया? आप बोलिए, सेल के कारण कहीं धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है, सेल की ऊर्जा बाहर जा ही नहीं रही है, तो बताइए सेल कैसा हो गया? सेल खुले परिपथ में हो गया। और जब सेल खुले परिपथ में हो गया तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपको मालूम है जब सेल खुले परिपथ में होता है तो बिंदु ए और बिंदु J1 के बीच का जो विभवांतर होता है वह सेल के क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। ये आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं आपने इसमें ऐसा। क्लियर दैट? पहला पार्ट आपका खत्म होता है, अनंत प्रतिरोध पर विद्युत वाहक बल निकल गया आपका। बात समझ में आ रही है? और मीटर स्केल की सहायता से Aj1 भाग की लंबाई क्या कर लेते हैं? L1 भी क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। कर सकते हैं ज्ञात? ये सार नो ठीक। अब दूसरा पार्ट है आपका ज्ञात प्रतिरोध पर। तो अब क्या करना है आपको? सेकंड पार्ट में, वर्किंग के सेकंड पार्ट में, क्रियाविधि के सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? अब यहां से जो आपने अनंत प्रतिरोध की कुंजी निकाला था उस अनंत प्रतिरोध की कुंजी को क्या कर दीजिए? अब लगा दीजिए और एक निश्चित प्रतिरोध की कुंजी निकालिए। जैसे कि R बराबर 5 ओम निकाल लिया आपने। कितना निकाल लिया? R = 5 ओम क्या कर लिया आप लोगों ने? निकाल लिया। ठीक, तो आपने अनंत प्रतिरोध की कुंजी को लगा दिया, निश्चित प्रतिरोध की कुंजी को क्या कर लिया? निकाल लिया। और फिर से जॉकी को क्या करेंगे? तार के अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेंगे? स्पर्श कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइए, जब आपने अनंत प्रतिरोध की कुंजी को लगा दिया और निश्चित प्रतिरोध की कुंजी को निकाल लिया, यानी कि 5 ओम मान के चलते हमने निकाला है, तो क्या अब इस प्रतिरोध बॉक्स में से धारा बहेगी या नहीं बहेगी? बहेगी। मतलब सेल जो है, सेल की ऊर्जा कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। सेल के कारण बाह्य परिपथ में क्या हो रही? धारा बह रही है यहाँ पर, है ना?
इस प्रतिरोध बॉक्स में धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर क्या करेंगे? हाँ ठीक, आपने निश्चित प्रतिरोध यहाँ से निकाल लिया, धारा भी बह रही है। अब जॉकी को उठाएंगे, तार के अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेंगे? स्पर्श कराएंगे और पुनः संतुलन बिंदु क्या करेंगे? J2 प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होता है देखो, इस स्थिति में इस सेल के कारण इधर तो धारा जा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि संतुलन बिंदु जब आपने प्राप्त किया तो धारामापी में बहने वाली धारा क्या हो गई? शून्य हो गई। क्या आप एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जिसके लिए धारामापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर धारामापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन इस सेल के कारण यहां तो धारा प्रवाहित हो रही ना, इधर नहीं हो रही है, यहां नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके कारण यहां धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही है? बताइए। मतलब अब जो अगर यहां पर भी धारा प्रवाहित नहीं होती थी तो उसको आप AJ1 को क्या बोलते थे? सेल का विद्युत वाहक बल कहते थे, AJ1 भाग के विभवांतर को। लेकिन अब चूंकि बाह्य परिपथ में इस सेल के कारण धारा बह रही है, यहां धारा बह रही है संतुलन की स्थिति में, तो उस स्थिति में जब बाह्य परिपथ में धारा बहती है, बाह्य प्रतिरोध में धारा बहती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? सेल का। यानी सेल खुले परिपथ में नहीं है क्या सेल खुले परिपथ में? बोलो। ये वाली जो संतुलन की स्थिति प्राप्त हुई है उसमें धारामापी में धारा शून्य है, लेकिन प्रतिरोध R में से धारा बह रही है। मतलब सेल खुले परिपथ में है क्या? सेल खुले परिपथ में कब कहलाता है? जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, सेल से कोई धारा नहीं लेते हैं, तब सेल क्या होता है? खुले परिपथ में होता है। यहां बताइए, क्या सेल खुले परिपथ में है? नहीं है। और जब सेल खुले परिपथ में नहीं है, इसका मतलब बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर आरोपित होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। याद है आपको? जब सेल विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या थी? जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक और परिभाषा थी कि संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करते हैं उसको सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन अभी संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, केवल कहां प्रवाहित हो रही है? सेल के द्वारा। बताइए कहां प्रवाहित हो रही है? इस प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है। तो भाई केवल बाह्य परिपथ में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो बताइए इस R के सिरों के मध्य विभवांतर को क्या बोलोगे आप? टर्मिनल विभवांतर कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा ही थी केवल बाह्य परिपथ में, सेल द्वारा बाह्य परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य या वह ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो इसको आप टर्मिनल विभवांतर कहिए या सिर्फ प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कहिए। प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर V प्राप्त होगा किसके द्वारा? AJ2 भाग के विभवांतर के द्वारा, जो कि पहले AJ1 भाग का विभवांतर सेल खुले परिपथ में होता था, इसलिए AJ1 भाग का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हुआ। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में ज्ञात प्रतिरोध जब हमने निकाला, उस स्थिति में AJ2 भाग का जो विभवांतर होगा वो प्रतिरोध के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि टर्मिनल विभवांतर के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल खुले परिपथ में नहीं है, सेल के द्वारा इधर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन इस प्रतिरोध बॉक्स में धारा प्रवाहित हो रही है। और बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो सेल की ऊर्जा लगती है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर या केवल क्या कह सकते हैं? विभवांतर कह सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए। तो बहुत आसान। और फिर AJ2 भाग की लंबाई हम L2 क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। L2 मीटर स्केल की सहायता से AJ2 भाग की लंबाई L2 क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। और प्रयुक्त सूत्र होता है आपके पास में, उस प्रयुक्त सूत्र में L1 और L2 का मान रखकर, है ना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की क्या कर लेंगे? गणना कर लेंगे। कैपिटल R के मानों को बदल कर क्या करते हैं? प्रयोग को कई बार दोहराते हैं। यानी पहली बार में 5 ओम निकाला। अनंत प्रतिरोध वाला काम तो आपको एक ही बार करना है, अनंत प्रतिरोध वाला काम आपको एक ही बार करना है। ये वाली प्रोसेस आपको एक ही बार करना है। ये प्रोसेस को क्या करना है आपको? अलग अलग बार, 5 ओम के लिए, फिर 10 ओम के लिए, फिर 15 ओम के लिए, 20 ओम के लिए, इस तरह से आपसे 3 से 4 बार क्या करना है आपको? इसको करना होता है। और जो भी R1 R2 R3 का क्या होगा? मान आएगा। जैसे मान लो 4 बार प्रयोग किया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करके क्या करेंगे आप? 4 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध की क्या हो जाएगी? गणना हो जाएगी।
क्लियर दैट? यस और नो? तो उतना ज़्यादा कठिन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो भाग हैं और जो हम लोग करते थे वही करते। बस इतना ध्यान रखना है कि अनंत प्रतिरोध पर AJ1 भाग का जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, जबकि ज्ञात प्रतिरोध पर जो AJ2 भाग का जो विभवांतर होगा, प्रयोग वही है। पहली बार संतुलन स्थिति J1 प्राप्त करेंगे, दूसरी बार J2 प्राप्त करेंगे, लेकिन पहली बार में अनंत प्रतिरोध की कुंजी निकाल कर करेंगे, दूसरी बार में ज्ञात प्रतिरोध की कुंजी निकाल कर करेंगे। अनंत को लगाना पड़ेगा लेकिन, ठीक है ना। तो जब AJ2 भाग का जो विभवांतर होगा वो प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बन जाएगा सबसे। अब देखो मैं क्रियाविधि बोल रहा हूं। सर्वप्रथम है ना, सर्वप्रथम कुंजी K के प्लग को लगाकर, चित्र की ओर देख रहे सभी लोग, सर्वप्रथम कुंजी K के प्लग को लगाकर तथा प्रतिरोध बॉक्स से अनंत प्रतिरोध की कुंजी निकालकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात जॉकी J को तार के बिंदु A और B पर क्रमशः स्पर्श कराकर परिपथ की सत्यता की जांच करते हैं। परिपथ सही होने पर विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में प्राप्त होते हैं। अब जॉकी J को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यह स्थिति संतुलन की स्थिति तथा प्राप्त बिंदु संतुलन बिंदु कहलाता है। इस बिंदु को J1 नाम देते हैं। चूंकि इस स्थिति में सेल खुले परिपथ में होता है, अतः AJ1 भाग का विभवांतर सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मीटर स्केल की सहायता से AJ1 भाग की लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। अब प्रतिरोध बॉक्स में अनंत प्रतिरोध कुंजी को लगा देते हैं तथा निश्चित प्रतिरोध की कुंजी को निकाल लेते हैं तथा पुनः जॉकी J को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर संतुलन बिंदु J2 प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में AJ2 भाग का विभवांतर प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है, या प्रतिरोध के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के बराबर होता है, या प्रतिरोध या टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि AJ2 भाग का विभवांतर टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। AJ2 भाग की लंबाई मीटर स्केल की सहायता से क्या कर लेते हैं, L2 ज्ञात कर लेते हैं तथा प्रयुक्त सूत्र में L1 व L2 का मान रखकर आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं। ये पहली बार प्रयोग हुआ। अब प्रतिरोध R के मानों को बदल कर, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R के मानों को बदल कर क्या करते हैं, प्रयोग को कई बार दोहराते हैं। ज्ञात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप निकाल रहे हो तो पता चल रहा है, 5 ओम निकाल रहे हो, 10 ओम निकाल रहे हो, है ना। तो कैपिटल R के मानों को बदल कर क्या करते हैं, प्रयोग को कई बार दोहराते हैं तथा प्राप्त R के मानों का औसत ज्ञात कर आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं। क्लियर दैट? यस और नो? तो क्रियाविधि के बाद अब आपका आता है सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना में आप दिमाग में दो बातें बैठा लीजिए। हम जो प्रयोग करते हैं वो दो पार्ट में करते हैं। एक अनंत प्रतिरोध पर, है ना, कितने भाग में करते हैं, एक अनंत प्रतिरोध पर और दूसरा ज्ञात प्रतिरोध पर, है ना। मालूम है आपको? बैठ गया दिमाग में? तो एक होता है अनंत प्रतिरोध पर और एक ज्ञात प्रतिरोध पर। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। और अनंत प्रतिरोध पर क्या निकलता है बताइए? अनंत प्रतिरोध पर क्या निकलता है? क्या निकलता है? बोलिए। सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हो कि निकालते हो? हाँ, अरे अनंत प्रतिरोध पर आपने क्या निकाला? सेल का विद्युत वाहक बल। तो लिख दिया अनंत प्रतिरोध पर सेल के विद्युत वाहक बल के लिए, हाँ, AJ1 भाग की लंबाई कितनी है? L1
और विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता रो। अतः अतः सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? सूत्र बताइए। विभव प्रवणता गुणा AJ1 भाग की लंबाई होता है कि नहीं? तो ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल E, विभव प्रवणता रो, और AJ1 भाग की लंबाई कितनी है? L1। क्लियर दैट? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो E इज इक्वल टू आ गया रो L1। ये आपने निकाला अनंत प्रतिरोध पर सेल के विद्युत वाहक बल के लिए। अब दूसरी बार में क्या किया था बताइए? दूसरी बार में क्या किया था? ज्ञात प्रतिरोध पर। तो ज्ञात प्रतिरोध पर किसके लिए क्या निकाले थे आपने? क्या निकाले थे? विभवांतर, है ना? तो ज्ञात प्रतिरोध पर विभवांतर के लिए, ज्ञात प्रतिरोध पर विभवांतर के लिए। तो ज्ञात प्रतिरोध पर विभवांतर के लिए क्या बोलिए? AJ2 भाग की लंबाई कितनी है? यस, विभव प्रवणता कितना होगा? विभव प्रवणता रो। अतः विभवांतर, विभवांतर कैसे निकलेगा? वही सूत्र है, विभव प्रवणता गुणा AJ2 भाग की लंबाई। ठीक, AJ2 भाग की लंबाई। क्लियर दैट? है ना? सूत्र वही है, लेकिन पहली बार में विद्युत वाहक बल निकलता है, दूसरी बार में टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर निकलता है। तो अतः विभवांतर बराबर विभव प्रवणता गुणित AJ2 भाग की लंबाई। विभवांतर को नाम दे देते V, विभव प्रवणता हो जाएगा रो, और हो जाएगा L2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तब स्मॉल r इज इक्वल टू, क्रिया विधि में कोई या वर्किंग में कोई या सूत्र की स्थापना में ऐसा कोई जादू नहीं किया मैंने। जो आपको मैंने प्रयोग कराया, जिसमें मैंने आपको वर्किंग समझाया था, उसी वर्किंग के आधार पर क्या कर रहा हूं मैं? इसको लेकर चल रहा हूं। वर्किंग में पहला पार्ट था अनंत प्रतिरोध पर सेल का विद्युत वाहक बल निकालना, तो हमने अनंत प्रतिरोध पर सेल का विद्युत वाहक बल निकाला। वर्किंग का सेकंड पार्ट था ज्ञात प्रतिरोध पर विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना, तो हमने क्या कर लिया? विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलिए। अब यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो? स्मॉल r हो, तो बताइए r का सूत्र क्या होता है?
क्या होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में ई अपॉन वी माइनस वन। अरे होता है नहीं होता है, बोलिए पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो इसको, क्या पहली बार देख रहे हो? पढ़ा है ना? तो R इज इक्वल टू कैपिटल आर, ई की वैल्यू निकाल के रख चुके हो आपने, देखो ई इज इक्वल टू रो L1 समीकरण नंबर 1 से, यह आ जाएगा रो L1 अपॉन वी की वैल्यू ये निकाल के रखे हो आपने, V इज इक्वल टू रो L2 माइनस वन, रो से रो काट दीजिए तो R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस वन। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या आ गया? सूत्र आ गया। यानी कि कैपिटल R L1 व L2 का मान ज्ञात होने पर आंतरिक प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। ज्ञात होने पर आंतरिक प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। क्लियर दैट? समस्या है कोई? कितने पार्ट हो गए इसके? कितने पार्ट हो गए? 3 हो गए, है ना? फोर्थ पार्ट है आपका, क्या है फोर्थ पार्ट? प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल। प्रेक्षण सारणी कैसी बनाते हैं आपको मालूम है? सूत्र आप देख लीजिए। सूत्र अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक कॉलम में कैपिटल आर, दूसरे कॉलम में L1 आना चाहिए, तीसरे कॉलम में L2 आना चाहिए और आखिरी वाले कॉलम में क्या आना चाहिए? पूरा का पूरा सूत्र आ जाना चाहिए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और कोई भी प्रेक्षण सारणी जब बनाते हैं तो पहला पॉइंट क्या आता है? पहली लाइन क्या आती है? क्रमांक है ही नहीं, क्रमांक है ना? क्रमांक के बाद में आपके पास में आएगा ये कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है, तो ज्ञात प्रतिरोध लिख दीजिए। आर किस में रहेगा? ओम में रहेगा। फिर L1 क्या था? L1 क्या था? सेल विद्युत वाहक बल के लिए AJ1 भाग की लंबाई, है ना? तो बिल्कुल, है ना? विद्युत वाहक बल के लिए AJ1 भाग की लंबाई L1 सेंटीमीटर में होगी। फिर L2 था विभवांतर के लिए। अगर ये लाइन नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, लेकिन अगर क्लियर करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। विभवांतर के लिए AJ2 भाग की लंबाई L2 सेंटीमीटर में। और फिर सूत्र स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। बहुत ज़्यादा आसान। प्रेक्षण सारणी बनाना तो बिल्कुल आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, बाएं का दोनों हाथ का खेल होना चाहिए आपके। ठीक, कोई समस्या? बोलिए।
1 2 3 4 भी कर सकते हो आप, 4 तक सबको आता है ना काउंटिंग। इस तरह से आप लोग फ्रैक्शन सारणी क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम इसमें बताइए। यस। और 5वां पॉइंट है आपका 5th पॉइंट, सावधानियां। अब सावधानियां किसको नहीं मालूम बताइए। प्रिकॉशंस, सावधानी किसको नहीं मालूम? जॉकी को तार पर नहीं रगड़ना चाहिए, है ना। ये पहला पॉइंट तो आपका जॉकी है यहाँ जुड़ा हुआ, जहाँ जॉकी दिखेगा तो आपको ये पॉइंट बोलना ही है। जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा। 10 तार है हमारे पास में, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार है ना। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका वही है कि सभी सेलों, है ना, सभी सेलों के धनात्मक सिरों को एक ही बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए। मैंने अभी मिटा दिया, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि जो सेल संचयक सेल सी था और प्रायोगिक सेल था, उसका धनात्मक सिरा बिंदु ए से ही जुड़ा था। मतलब जितने भी सेल आप लगा रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, उसके धनात्मक, उनके धनात्मक सिरों को एक ही बिंदु से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर दैट। तो जॉकी को, सॉरी, सेल के धनात्मक सिरों को, सेल के धनात्मक सिरों को एक ही बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका कि जो ऊपर में जो सेल लगा हुआ था, जो मुख्य परिपथ में सेल लगा था, संचयक सेल, उसका विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मतलब मुख्य वाला जो विद्युत वाहक बल है, संचयक सेल का विद्युत वाहक बल, उसका विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कितने हो गए, कितने हो गए, 3। फिर आपने यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स लगाया हुआ है, तो बताइए प्रतिरोध बॉक्स के लिए आप क्या, कौन सा पॉइंट उपयोग में करते हैं? प्रतिरोध बॉक्स के लिए कौन सा पॉइंट उपयोग में लाते हैं आप लोग? कि भाई प्रतिरोध बॉक्स में आपने 5 ओम की कुंजी निकालना था और एक हाथ कुंजी अगर आपकी क्या हो गई, खुली रह गई, तो फिर आपका प्रतिरोध 5 जगह क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, है ना। तो प्रतिरोध बॉक्स की सभी कुंजियां अच्छी तरह से कसी होनी चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और अगर कुछ नहीं मालूम है तो फिर परिपथ के सभी संयोजी पेज क्या होने चाहिए, अच्छी तरह से कसे हुए होने चाहिए, है ना। कुछ नहीं मिलेगा तो आपको ये पॉइंट तो लिखना ही लिखना है, एवरग्रीन पॉइंट है ना। सभी पेच अच्छी तरह से कसे हुए होने चाहिए, ठीक। तो क्लियर है सभी को? एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। पहला है सावधानी, शुरू की सावधानियां लिखना है आपको, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। जॉकी को तार पर, ऐसा नहीं कि पहली बार में आपने बिल्कुल जाके लटका दिया कि सभी संयोजी पेच अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, ऐसा नहीं करना है। मुख्य जो आपकी सावधानियां हैं वही है। हालांकि सभी संयोजी पेच अच्छी तरह से कसे नहीं रहेंगे तो परिपथ की सत्यता की जांच आप जब करेंगे तो परिपथ कभी सत्य नहीं हो पाएगा आपका। सभी संयोजी पेज भी अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, लेकिन इस पॉइंट को आखिरी में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। पहला पॉइंट है जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा। नंबर 2, सभी सेलों के धनात्मक सिरों को एक ही बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 3, संचयक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। नंबर 4, प्रतिरोध बॉक्स की सभी कुंजियां अच्छी तरह से कसी होनी चाहिए। एंड नंबर 5 इज सभी संयोजी पेज अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। क्लियर दैट? इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, राइट।